नमस्कार छात्रों, बेंसला क्लासेज पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों हमने आपसे वादा किया था कि 15 मार्च से जो आपकी बीएसटीसी और पीटीटी 2022 की ऑनलाइन क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो साथियों आज 15 मार्च है, आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे आपको सारी क्लासें मिलेंगी और हम सभी विषय की क्लासें इस चैनल पर चलाएंगे जो कि आपकी 2022 की तैयारी में चार चांद लगा देंगी। और यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 400 पार, तो साथियों आपको यहाँ पर वो कंटेंट करवाया जाएगा जिससे कि आपको 450 पार पक्के नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हम जो पुराने पेपर हैं उनके एनालिसिस को देखते हुए और फिर क्लासेज लेंगे तथा जो हमारी रणनीति होगी क्लासेज की वो हम आपको बता देते हैं कि हम पहले तो थ्योरी करवाएंगे, यानी कि जो भी है वो करवाएंगे थ्योरी। उसके बाद जो भी जितनी भी पुरानी एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चंस करवाएंगे और उसके बाद हम आपके 10 मॉडल पेपर टेस्ट लेंगे जिनके हिसाब से आपकी रैंक भी डिसाइड हो जाएगी, आपके अच्छे अंक आना निश्चित हो जाएगा। तो साथियों क्लास को पूरी देखना तथा चैनल के साथ बने रहें, आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी जिससे कि आपको बीएसटीसी 2022 में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाए। और इसके बाद रीजनिंग की क्लासेज भी आ जाएगी तथा जो हिंदी की क्लासेज और शिक्षण अभिरुचि क्लासेज हैं वो भी 2-4 दिन में रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी। तो साथियों एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दें कि क्लासेज का जो टाइम है वो हम क्या रखें, यानी कि किस टाइम किस विषय की क्लासेज हो। तो साथियों जैसा कि आज की ये वीडियो राजस्थान जीके को लेकर है, तो साथियों राजस्थान जीके में हम सबसे पहले जो राजस्थान का इतिहास है उसका अध्ययन करेंगे, यानी कि हम इतिहास से शुरू करेंगे और जितनी कला संस्कृति और भूगोल राज व्यवस्था जो है सबको करेंगे। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और रोज क्लास होंगी, आप डेली देखते रहें तथा आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, साथ ही में नोट्स भी बनाते रहें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको इस क्लास की जो भी पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके वहां जुड़ जाएं। तो साथियों आज की जो क्लास है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे। तो साथियों राजस्थान के बारे में पहले हम सामान्य जानकारी, यानी कि राजस्थान के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, राजस्थान है क्या, ये जान लेते हैं। तो जो राजस्थान है ये भारत का एक राज्य है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है, ठीक है। और जो ये राजस्थान राज्य है इसके लिए इतिहासकारों ने या इतिहास में कई नाम प्रयुक्त हुए हैं, जैसे राजपूताना, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। तो साथियों जो मेनली एग्जाम की दृष्टि से शब्द हैं वो है एक तो राजपूताना शब्द और एक है राजस्थान। इनसे ही आपका प्रश्न पुटअप होता है हर बार। तो साथियों बात करते हैं राजपूताना शब्द की कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो साथियों इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में किया था। और जो जॉर्ज थॉमस था ये आयरलैंड का
निवासी था और ये राजस्थान में एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में आया था। सबसे पहले ये शेखावटी प्रदेश में आया और इसकी मृत्यु भी राजस्थान में हुई थी, बीकानेर में। लेकिन साथियों ये सारी बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम की दृष्टि से आपके पेपर में नहीं आएंगी, क्योंकि ये क्लास हम BSTC PTET के लिए चला रहे हैं। तो साथियों हमारा जो टारगेट होगा, बिल्कुल जो क्वेश्चन जहां से आएंगे उसे ही पढ़ाएंगे। तो इतना ही जान लो, राजपूताना शब्द है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। और बात करते हैं इसके लिखित प्रमाण की। लिखित प्रमाण, तो साथियों जो इसका लिखित प्रमाण है वो कहाँ मिलता है? तो ये एक जॉर्ज थॉमस के एक दोस्त थे जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था साथियों? विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। क्या? एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स। क्या? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो साथियों किताब का नाम क्या हो गया? ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने के इसके चांस हैं कि जो लिखित प्रमाण है राजपूताना शब्द का वो कहाँ मिला है? वो मिला है, एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक किसने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन ने, जो जॉर्ज थॉमस के एक दोस्त थे। और ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1805 ईस्वी में। और इसका विमोचन था पुस्तक का वो लॉर्ड बेलेजली ने किया, लेकिन इतना ज्यादा जानना आपके लिए नहीं है। तो साथियों हम अब आगे बात करते हैं राजस्थान शब्द की। किसकी? राजस्थान शब्द। अब बात करें साथियों राजस्थान शब्द की, तो इसमें से प्रश्न पूछता है जैसे कि इसका सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो इसका जो प्राचीनतम लिखित प्रमाण है, क्या साथियों? प्राचीनतम लिखित प्रमाण ये मिलता है साथियों हमको कहाँ? बसंतगढ़ का शिलालेख है सिरोही में, खीमल माता के मंदिर में। तो ये मिलता है हमको साथियों बसंतगढ़ का शिलालेख। और ये बसंतगढ़ कहाँ है साथियों? सिरोही में शिलालेख। और ये शिलालेख है 682 विक्रम संवत, ईस्वी नहीं है, ये है विक्रम संवत 682 का। और ये कहाँ पाया गया? खीमल माता का मंदिर है वहां सिरोही में, खीमल माता का मंदिर है, तो उसमें ये लगा मिला। तो हम आगे बताएंगे ये शिलालेख क्या होता है, कैसे। और इसके बाद बात करें कि जो यहाँ पर जो लिखित में मिला था कि क्या लिखा था, तो यहाँ पर जो लिखा था साथियों वो लिखा था राजस्थानियादित्य। क्या? राजस्थानियादित्य। तो याद रखना साथी, यहाँ भी प्रॉपर राजस्थान तो नहीं लेकिन राजस्थानियादित्य लिखा मिला, इसलिए इसको प्राचीनतम लिखित प्रमाण मानते हैं राजस्थान शब्द के लिखे होने का। और उसके बाद बात करें तो इसके बाद जो प्रयोग था राजस्थान शब्द का वो किया था
नैन्सी, ये उस समय के कवि थे, इन्होंने किया था और इनकी जो रचना थी वो थी मुहुर्नोत नैनसीरी ख्यात। और इसके लेखक कौन थे? मुहुर्नोत नैन्सी। तो इन्होंने की जो रचना थी इसमें भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है। और जो ये मुहुर्नोत नैनसीरी ख्यात है, इसको राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहते हैं। प्रथम, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहते हैं। तो याद रखना है साथियों, जो राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है मुहुर्नोत नैनसीरी ख्यात। और इसके बाद हम बात करें तो साथियों, जो राजस्थान शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के टाइम पे जो है उसको माना जाता है, लेकिन जैसे कि एग्जाम प्रश्न पूछता है तो वहां पर हम मुहुर्नोत नैनसी को नहीं मान सकते। इनमें लिखा तो है राजस्थान शब्द, लेकिन जो इनको राजस्थान शब्द का हम प्रयोग मानते हैं सर्वप्रथम, जो एग्जाम की दृष्टि से है, तो वो मानते हैं साथियों कर्नल जेम्स टॉड। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो ये माना जाता है साथियों 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा माना जाता है। और साथियों, जो ये कर्नल जेम्स टॉड हैं, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? घोड़े वाला बाबा। तो साथियों याद रखना है, घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? तो वो है कर्नल जेम्स टॉड। और इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि जो राजस्थान का इतिहास था तो इन्होंने राजस्थान में घोड़े के ऊपर घूम घूम कर जो जानकारी इकट्ठा करी उनको पुस्तकों में लिखा। इसलिए जो ये घोड़े पर घूमे थे उसके कारण तो इन्हें घोड़े वाला बाबा कहा गया, तथा जो इन्होंने इतिहास की जानकारी जुटाकर जो लिखी, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का जनक माना गया। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का इतिहास है उसकी जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है। इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि जो संवैधानिक रूप से मान्यता मिली, संवैधानिक मान्यता राजस्थान शब्द को कब मिली? तो साथियों वो डेट आपको याद रखनी है, वो है 26 जनवरी। क्या है? 26 जनवरी 1950। और साथियों इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास के स्रोतों की। इतिहास के स्रोत। इससे पहले साथियों हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे हम भी मोटिवेट रहेंगे तथा आपकी जो आगे की क्लास आएंगी वो और भी हम बेटर तरीके से ला पाएंगे। अगर आपको इस क्लासों की वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी में कोई भी परिवर्तन करवाना है, यानी कि जैसे आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें कि ये कमी रह गई, इसको ठीक कीजिए, हम उसको जरूर ठीक करेंगे। और साथियों अपना सपोर्ट बैंसला क्लासेज के साथ हमेशा बनाए रखें। तो बात करते हैं इतिहास के स्रोतों की। इनमें साथियों एक तो आते हैं पुरातात्विक स्रोत, फिर आते हैं पुरालेखीय स्रोत, और एक है ऐतिहासिक साहित्य, और आधुनिक इतिहासकार। तो साथियों जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इनमें जो प्राचीन मानव सभ्यताएं हुई हैं जैसे कालीबंगा, आहड़, बेरा, इनसे जो प्राप्त मृद भांड, गृह अवशेष,
और जो औजार मिले हैं उनके आधार पर हम पता करते हैं कि उस टाइम पर यह मानव ऐसे रहा होगा। तो एक तो ये स्रोत हो गया इतिहास को जानने का। एक है पुरालेखीय स्रोत, इसमें शिलालेख, सिक्के, अभिलेख और ताम्रपत्र आ जाते हैं। जैसे कि उस टाइम पर प्रथा होती थी या राजा महाराजा अपनी व्याख्या करवाने के लिए ऐसा लिखते थे, जैसे कि कोई शिला है, कोई पत्थर है, तो उस पर अपनी जो जीवन में उन्होंने जो अचीव किया है, यानी कि जो कोई भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की है, तो उसको लिखवा देते थे। इसलिए उनको पत्थर पर लिखे होने के कारण उनको शिलालेख कहा जाता। और सिक्के हैं, उनमें भी राजाओं के चित्र और कुछ वाक्य लिखे हुए होते थे, तो उनसे भी हमें पता चलता है कि शायद उस टाइम इस राजा का काल था। तो उसी प्रकार हम इतिहास का निर्धारण करते हैं। तो पुरालेखीय में सिक्के, शिलालेख ये आ जाते हैं। ठीक है साथियों, फिर इसके बाद बात करते हैं साहित्य। तो साहित्य में क्या आता है कि जो संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, यानी कि जो यहाँ पर कवि हुए थे उन्होंने जो लिखा है साहित्य में, तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। फिर आधुनिक इतिहासकारों में कर्नल जेम्स टॉड, सूर्यमल मिश्रण, गौरी हीराचंद्र ओझा और जगदीश सिंह गहलोत जैसे कुछ आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, इतिहासकार हैं। तो इनसे भी हमें पता चलता है उस टाइम कैसा रहा। तो साथियों, जो हमारी ये राजस्थान जीके की क्लास हैं अब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये तो हमें पता चल गया है, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है इतिहास। तो हम सबसे पहले जो आज हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा सभ्यताएं। सभ्यताएं, तो ठीक है साथियों, हम सभ्यताओं को शुरू करते हैं। तो पहले तो ये हम जान लेते हैं कि सभ्यता है क्या। सभ्यता है क्या? तो साथियों, सभ्यताओं में हम उन प्राचीन नगरों के बारे में बात करते हैं जिनके अवशेष हमें मिले हैं तथा जिनसे हम ये पता करते हैं कि यह मानव जीवन कैसा रहा होगा, यहाँ की जो संरचनाएं थी पहले, यहाँ के घर कैसे हुआ करते थे, कैसे बर्तन हुआ करते थे। तो ये जो सारी जानकारी हमें सभ्यताओं से मिलती है और सभ्यताओं में हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो अब आप समझ गए हो सभ्यता क्या है। तो ये वो प्राचीन स्थल हैं जिनसे हमको उस समय के बारे में जानकारी मिलती है कि लोग वहाँ कैसे रहते थे और कैसे नहीं। तो साथियों, शुरू करते हैं। तो हम आज सबसे पहली जो हमारी सभ्यता होगी वो होगी कालीबंगा सभ्यता। क्या होगी साथियों? कालीबंगा सभ्यता। तो साथियों, आप बने रहें, आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं होगा। जैसा कि हमने कहा है 450, तो आपके 100% 450 आ जाएंगे अगर आप सारी क्लास देखते हो, बिल्कुल कंटिन्यू शुरू से लेकर एंड तक बने रहते हो। और YouTube चैनल पर ही आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। क्योंकि अगर आप इसी कोर्स को खरीद कर करें तो साथियों, इसी कोर्स की आपको कीमत देनी पड़ती है 500 रुपये, 1000 रुपये, और कई ने तो 2-2 हजार रुपये तक इसकी कीमत रखी है। लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो साथियों, आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप भी हमको लाइक करें, सपोर्ट करें, और जो ये वीडियो है इनको हर एक बच्चे तक पहुंचाएं जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं हम कालीबंगा की। तो कालीबंगा जो सभ्यता ये है कहाँ? तो साथियों, जो ये कालीबंगा सभ्यता है ये कहाँ है? राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। और कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। साथियों, जो ये घग्गर नदी है इसको हम जो प्राचीन समय में कहते थे सरस्वती नदी और या द्रसद्वती नदी और मृत नदी तथा राजस्थान का शोक भी
इसको कहा जाता है, तो इसको कई नामों से जानते हैं, तो आपको याद रखना है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, गंगानगर नहीं, हनुमानगढ़ जिले में है, क्योंकि 2018 बीएसटीसी में प्रश्न पूछा गया था और वहां पर ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं होकर के गंगानगर था, तो उस प्रश्न को डिलीट किया गया था विभाग के द्वारा। इसलिए आप याद रखना है कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, हनुमान जिले में। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसके बाद हम कहते हैं कि जो ये कालीबंगा है, ये कालीबंगा है, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, याद रखना है साथियों। और बात करते हैं इसके अर्थ की, यानी कि हिंदी में इसका क्या अर्थ है, तो साथियों जो इसका हिंदी में अर्थ है वो होगा काले रंग की चूड़ियां। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखना है कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का, अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। तो ठीक है साथियों, बात करते हैं फिर इसकी कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दी। तो बात करें सर्वप्रथम जानकारी की, तो साथियों जो सर्वप्रथम जानकारी थी वो दी थी एलपी टेस्सीटोरी ने। किसने, एलपी टेस्सीटोरी ने। कब, 1887 से 99 इनका एक खोज अभियान था, उस खोज अभियान के तहत यहाँ को अवशेष मिले तो इन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है साथियों, लेकिन हम फिर बात करते हैं कि इसकी खोज किसने करी। सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्सीटोरी ने दी, लेकिन इसको औपचारिक रूप से नहीं माना गया, और जो परीक्षा में जिसको माना जाता ये भी आपको याद रखना। अगर प्रश्न पूछे सर्वप्रथम जानकारी किसने दी तो वो होगा एलपी टेस्सीटोरी। लेकिन बात करते हैं इसके प्रथम खोजकर्ता, तो सर्वप्रथम जो इसकी खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है साथियों, किसने की थी, अमलानंद घोष ने, और ये की थी उन्होंने 1952 ईस्वी, आपको याद रखना है। और बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता, यानी कि अब जैसे सभ्यता खोज तो ली है, वहां अवशेष मिले, कह तो दिया यहाँ कोई सभ्यता थी, तो अब वहां पता भी तो करना है कैसे क्या सिस्टम था यहाँ पे। तो साथियों उसके लिए उसको खोदा जाता है, उसको मतलब उत्खनन किया जाता है। तो साथियों जो यहाँ पर उत्खनन का कार्य था वो किया था बीवी लाल और बीके थापर। याद रखना, बीवी लाल और बीके थापर, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कब किया था, 1961 से 69 ईस्वी तक के मध्य उन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया था। तो साथियों इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या हमको मिला। तो साथियों यहाँ पर 2 टीले मिले, यहाँ पर 2 टीले मिले, जिनमें एक टीला तो दुर्गनुमा नगर था और दूसरा था वो बिना दुर्गनुमा था। यानी कि कहा जाता है ये तो राजा का क्षेत्र था और ये था ये जनता का। यानी कि यहाँ पर माना जाता है कि जो 2 टीले हैं, जो इनमें ये ऊंचा टीला है तो इस पर राजा रहा होगा, इस पर दुर्ग बना हुआ है। इसलिए आपको यहाँ से याद रखना है कि बात करता है प्रश्न में कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, यानी कि दोहरी रक्षा प्राचीर यानी कि दोहरी रक्षा दीवार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं साथियों कालीबंगा
सभ्यता से। ठीक है, और साथियों फिर हम आगे बात करते हैं कि जो यहाँ पर सड़कें थी वो कैसी थी। तो साथियों ये सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती सड़कें थी यहाँ पर, याद रखना है साथियों। जैसा कि आज के हमारे जो आधुनिक शहर हैं दिल्ली, जयपुर, इनमें जिस प्रकार सड़कें हैं यूं, तो साथियों ऐसी उस टाइम भी थी जो आज से हजारों वर्ष पहले थे। तो ये एक प्रकार से कैसी सभ्यता हुई, नगरीय सभ्यता हुई। और साथियों जो ये समकोण पर सड़क काटती हैं जो है इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। साथियों और बात करते हैं, यहाँ जो मकानों के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। इसके बाद बात करते हैं साथियों कि यहाँ जो भवन प्राप्त हुए, जो मकान प्राप्त हुए वो कैसे बने हुए थे। तो पहले कच्ची ईंटों से, पहले कच्ची ईंटों से, बाद में पक्की ईंटों के बने हुए, पक्की ईंटों के। तो साथियों जो कच्ची ईंटों के बना हुए मकान थे तो इस कारण इसको जो यहाँ पर जिन्होंने देखा उन्होंने इसको क्या कह दिया कि ये दीनहीन बस्ती है। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करें तो यहाँ पर जब खुदाई करी गई तो यहाँ के जो मकानों में दरारें मिली तो इससे माना गया कि यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो साथियों ये भी याद रखना है आपको, कालीबंगा सभ्यता से। इसके बाद बात करें साथियों तो यहाँ से लकड़ी की नाली, यानी कि जो घरों से पानी को बाहर निकाला जाता था वो लकड़ी की नाली के मदद से निकाला जाता था। तो इसके भी अवशेष यहाँ से मिले। और खेतों में यानी कि वो जो दरारें मिली हैं जिनसे ये पता लगाया गया कि यहाँ पर हल से जोते जाते थे खेत। तो हल से जोते हुए खेतों का जो सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है वो भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिलता है। और साथियों इसके बाद हम बात करें तो यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं, जिससे कि ये कहा जा सकता है यहाँ यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं, यज्ञ के साक्ष्य, यानी कि यहाँ पर यज्ञ किया जाता था। और बलि प्रथा भी यहाँ पर रही होगी, बलि प्रथा के साक्ष्य। ठीक है साथियों, इसके बाद हम और बात करें इसकी विशेषताओं की तो यहाँ पर जो कोई भी मूर्ति या देवताओं का ऐसा अंकन नहीं मिला है, लेकिन यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई, एक मुद्रा प्राप्त हुई, यानी कि सिक्का प्राप्त हुआ जिस पर महिला कुमारी देवी का चित्र मिला, महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित था, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, मात्र सत्तात्मक, यानी कि यहाँ पर स्त्रियों को भी प्रधानता दी जाती थी। और साथियों यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी मिली, खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद पाए गए, तो जिससे ये पता लगाया गया कि कपाल छेदन प्रक्रिया, कपाल छेदन प्रक्रिया यानी कि शल्य चिकित्सा के
प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण सर्वप्रथम, यानी कि उस टाइम पर भी यहाँ ऑपरेशन वगैरह किए जाते थे जैसे कि आज करते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करें यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर कपड़े में लिपटा एक उस तरह और यहाँ पर एक मिट्टी का पैमाना यहाँ से मिला है। तो याद रखना है साथियों, आपको यहाँ से मिट्टी का पैमाना भी मिला है और यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे इसका संबंध मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके साथ होने का पता चलता है। और साथियों यहाँ से मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जैसे यहाँ अब एक टाइम पे गेहूं या जौ एक फसल की जाती, तो यहाँ पर जौ प्लस गेहूं दोनों के एक साथ बोए जाने के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और साथियों फिर बात करते हैं, तो यहाँ से कलश समादान, यानी कि जो कोई भी मृत होता था उसके साथ कलश को भी वहां पर दबा दिया जाता था। तो यहाँ से और भी कांच का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मन के आदि मिले, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ एक याद रखना है, कोई भी मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। और बात करते हैं यहाँ पर भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के अवशेष, यानी कि जो संयुक्त परिवार माना जाता है, यहाँ संयुक्त परिवार थे, अवशेष पता चला है सामूहिक तंदूर से, जिस पर मतलब बड़ा चूल्हा जिससे सारे परिवार की रोटियां बनाई जाती थी। ठीक है साथियों, इसके बाद फिर हम बात करें कि यहाँ से कब्र के अवशेष मिले हैं, जो कैसी थी, अंडाकार। तो साथियों जो अंडाकार कब्र थी तो इसको क्या कहा गया, चिरायु कब्र। तो याद रखना है साथियों, इसको क्या कहा गया, चिरायु कब्र। इसके बाद साथियों यहाँ से जो स्वास्तिक चिन्ह होता है उसके भी प्रमाण मिले हैं, जिससे माना जाता है कि इसका उपयोग वास्तु दोष के निवारण में किया जाता होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो जो कालीबंगा सभ्यता थी, तो इसमें पुरोहित का स्थान प्रमुख था। पुरोहित का स्थान प्रमुख था। ठीक है साथियों, और इसके बाद कहें कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसको सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। तीसरी राजधानी, ये भी आपको याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो साथियों और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इतनी अच्छी सभ्यता थी तो उसका पतन कैसे हुआ। तो एक इंसान है KUR केनेडी, तो यह आपको याद रखना है। इसने कहा था कि शायद यहाँ पर कोई संक्रामक रोग फैला था, तो जिसके द्वारा इसका पतन हुआ। ये किसका कथन है, KUR केनेडी का। तो ये याद रखना, जैसे आज के टाइम पे जो कोरोना फैला था तो उससे तो इसी प्रकार यहाँ पर कोई बीमारी फैली थी संक्रामक, जिससे इसका
पतन हुआ है। लेकिन कई और जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप आदि के भी यहाँ साक्ष्य मिले। तो उन्होंने बताया कि शायद प्राकृतिक आपदा से भी इसका अंत हुआ हो सकता है। तो इसके बाद हम और बात करते हैं। तो अब क्या रहा है कि ये कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखना है साथियों। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। और हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा या सिंधु, उसके समकालीन या उसके पूर्ववर्ती जो इसका समय था, उसके समकालीन या उससे भी पहले का रहा। साथियों, जो कालीबंगा है ये स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किया गया। ठीक है साथियों। और इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लेखने की जो विधि है वो कीलाक्षर विधि यानी कि बुस्फोटन विधि। तो बुस्फोटन विधि के लेखन के जो साक्ष्य बुस्फोटन लिपि में लिखा जाता है। तो बुस्फोटन लिपि के साक्ष्य भी जो मिले हैं हमको यहीं से मिले हैं। अब साथियों, इससे एक दो प्रश्न और रह जाते हैं, जैसे कि इसका कालक्रम क्या रहा होगा। ये तो पता लगा लिया, ये थी इसकी सारी विशेषताएं। तो साथियों, इसकी जो हम आयु मानते हैं वो मुख्यतः इसका कालक्रम है। तो साथियों, वो माना जाता है 2300 से 1700 ईसा पूर्व। तो जो ईसा पूर्व में वो सन उल्टी चलती हैं, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम आपको और बता देंगे आगे। तो याद रखना है 2300 से 1700। और बात करें जो C14 का अर्बन 14 विधि है उससे 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका जो कालक्रम है वो माना जा। तो साथियों, इसमें हमने आपको कालीबंगा सभ्यता को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया है। इसके बाद शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो कालीबंगा सभ्यता से आपकी एग्जाम में बाहर से पूछा जाए, यानी कि 100% इसी से सवाल आएगा। तो साथियों, ये आपका 6 नंबर का जो आड़ हो जाएगा जब आप सभ्यता पूरी पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादातर सभ्यताओं में से हर पेपर में 1 या 2 प्रश्न आए हैं STC और PTT के। तो साथियों, कमेंट में जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी और आगे आप क्लास में क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए ये भी बताना। अगर क्लास लंबी हो रही है तो इसको भी बताना, हम और भी शॉर्ट कर देंगे। और साथियों, अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, जरूर से जरूर आप सपोर्ट बनाए रखें। इसके बाद आपको रीजनिंग की क्लास और हिंदी की क्लास भी जल्द ही स्टार्ट होंगी। जैसे कि रीजनिंग की तो शायद हो सकता है आज ही इसके बाद हम अपलोड कर दें। और जो क्लास की टाइमिंग है आप खुद बता देना कमेंट में, यानी कि कोई भी एक बंदा कमेंट कर देना, जैसे कि शाम को 4 बजे या सुबह 6 बजे। तो उसके ऊपर जितने भी जिस कमेंट के ऊपर ज़्यादा लाइक होंगे हम उसी टाइम को क्लासेज का टाइम फिक्स कर देंगे। तो साथियों, धन्यवाद। और टेलीग्राम पर आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर जाकर मेंसरा क्लासेज लिख के सर्च कर सकते हैं, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, कीप योर सपोर्ट।